रिमोट मेथड इन्वोकेशन, जैसा कि इसके नाम से ही आपको एक अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ आप ऐसे मेथड्स को इन्वोक करेंगे जो आपके सिस्टम पर लोकली अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि वो किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर होंगे। आज तो यार इसकी बहुत ही बुरी हालत है ना। ये तो कोड तो फिर नज़र नहीं आएगा, अगर यहाँ पे इतने बड़े फॉन्ट के ऊपर भी इसका ये हाल है। रिमोट मेथड इन्वोकेशन यानी कि हमने कुछ ऐसे मेथड्स को इन्वोक करना है, एक्टिवेट करना है, मेथड्स को कॉल करना है जो आपके लोकल सिस्टम पर नहीं है, बल्कि वो मेथड्स आपके किसी रिमोट कंप्यूटर के ऊपर पड़े हुए हैं। और नॉर्मली ऐसा रिमोट कंप्यूटर जो है वो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर होता है, यानी कि आप क्लाइंट मशीन से एक ऐसे मेथड को इन्वोक करेंगे जो बेसिकली रिजाइड कर रहा है सर्वर मशीन के ऊपर। इससे पहले हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था। इससे पहले हम कुछ ऐसे काम किया करते थे कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करते थे, किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते थे तो वो ऑब्जेक्ट भी उसी सिस्टम की हीप मेमोरी में क्रिएट होता था, और जबकि उसका रेफरेंस जो होता था वो स्टैक के अंदर अवेलेबल होता था। ठीक है, डायग्रामेटिकली ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, आपके नॉलेज में है कि ऑब्जेक्ट हमारा हीप में क्रिएट होता है और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, जो वेरिएबल है, वो स्टैक में होता है। यानी कि ये दोनों आपके पास स्टैक और हीप आपके लोकल मशीन के ऊपर अवेलेबल होती है, एक ही जेवीएम से बिलोंग कर रही होती है, एक ही जेवीएम से, हीप एंड स्टैक, सिंगल जेवीएम। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको अलग अलग कर दें, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सेपरेट, और सपोज करें कि जी ये आपके पास एक अलग मशीन है, एक अलग जेवीएम है, फॉर एग्जांपल जेवीएम 1, और ये एक आपके पास एक अलग जेवीएम के ऊपर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जेवीएम आपके पास 2 है। तो अब जेवीएम 1 से आप जेवीएम 2 के मेथड को इन्वोक करेंगे, इसको हम कहेंगे रिमोट मेथड इन्वोकेशन। और नॉर्मली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि JVM 2 जो होगा ये आपकी सर्वर मशीन के ऊपर होगा, ये सर्वर पर रिजाइड कर रहा होगा, और JVM 1 जो है ये आपके क्लाइंट मशीन के ऊपर होगा। आपने अपनी क्लाइंट मशीन से आपने अपनी सर्वर मशीन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, उनके जो मेथड्स हैं, आपने उनको इन्वोक करना है। तो इस प्रोसेस को हम रिमोट मेथड इन्वोकेशन या RMI जो है वो हम कहते हैं। अब ये इन्वोकेशन कैसे होगी, उसका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी इसका एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर देखें कि आपके पास एक क्लाइंट होगा। क्लाइंट डायरेक्ट नेटवर्क को एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि क्लाइंट अपने स्टब को यूज करेगा। यहाँ पे दो नए कॉन्सेप्ट्स एक आ रहे हैं जिनसे आप लोग पहले फेमिलियर नहीं है, एक स्टब है और दूसरा स्केलेटन है। स्टब एंड स्केलेटन, ये दो नई चीजें जो है वो यहाँ पर आ रही है। क्लाइंट हमेशा आप कह लें कि अपने स्टब के साथ कम्युनिकेट करेगा, स्टब को यूज करेगा, और स्टब आगे नेटवर्क को यूज करेगा, नेटवर्क से स्केलेटन, और स्केलेटन से फिर सर्वर। स्केलेटन जो है वो सर्वर स्केलेटन को यूज करेगा, सर्वर के ऊपर स्केलेटन होगा और क्लाइंट के ऊपर स्टब होगा। स्टब एंड स्केलेटन हम डायरेक्ट मेथड को इन्वोक नहीं करेंगे, बल्कि हम एक नया कॉन्सेप्ट है स्टब का, उसको हम यूज करेंगे। ये सिंपल सा काम है, बड़े इजीली जो है ये हम काम कर सकते हैं सारे। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। सर ये सर्वर क्लाइंट इसमें अपना लाल तो नहीं है, पेड रिमोट? हाँ वो तो जाहिर सी बात है। अब रिमोट का तो मतलब यही है कि कोई भी सिस्टम हो सकता है, जरूरी नहीं सर्वर। जी बिल्कुल, लोकल मशीन के अलावा आपके जो भी होगा। यही सेम चीज आर्किटेक्चर, जनरल आर्किटेक्चर जो है वो RMI का, वो यहाँ पे भी बताया जा रहा है। इसके अंदर भी तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ है। सबसे नीचे अगर आप स्टार्ट करें यहाँ पर बॉटम साइड से, तो आपके पास एक लोकल मशीन है। लोकल मशीन में आपके पास RMI क्लाइंट चल रहा होगा, ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ये कम्युनिकेट करेगा स्टब के साथ, स्टब नेटवर्क के थ्रू स्केलेटन को कॉल करेगा जो कि सर्वर पर होगा। वहां से RMI सर्वर आपको कोई एक रिस्पांस देगा, वो स्केलेटन के पास आएगा, स्केलेटन से स्टब को रिसीव करेगा, और फिर वो RMI क्लाइंट जो है वो उसको उसका रिस्पांस जो है वो डिस्प्ले करवा देगा, या जो भी
उसने प्रोसेस करना है उस डाटा को, उसके ऊपर प्रोसेस कर लेगा। यहाँ पर एक दो नई चीजें भी आ रही हैं, वो क्या है, एक रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री, और इधर लिखा हुआ है बाइंड, ये बाइंड लिखा हुआ है यहाँ पर। RMI सर्वर जो है वो रजिस्ट्री के अंदर एक एंट्री करेगा, क्योंकि देखो दरअसल जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर होगा, सर्वर पर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब क्लाइंट जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करना लगा है, ये यहां पर आपको अलग से स्पेसिफिकली ये चीज आपको डिस्क्राइब करनी होगी, बतानी होगी। और सर्वर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएगा उन सब की एंट्री करता जाएगा, उन सबको रजिस्टर करता जाएगा कि जी फला एक ऑब्जेक्ट है उसका ये नाम है, एक फला ऑब्जेक्ट है उसका ये नाम है। वो जो नाम रखे जाएंगे वो नेम बेसिकली ग्लोबल नेम्स होंगे, ग्लोबल नेम्स होंगे। जो नेम सर्वर रखेगा ऑब्जेक्ट के, क्लाइंट उन्हीं नेम से उन ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को इन्वोक करेगा, और इस प्रोसेस को हम लुकअप कहेंगे। सर्वर ने एक फाइल बना ली जिसके अंदर वो हर ऑब्जेक्ट की एंट्री करता जा रहा है कि पहला ऑब्जेक्ट है उसका नाम A है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम B है। ये उसको रजिस्ट्री कहेंगे हम, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रजिस्टर कर लिया। और उसके बाद जब क्लाइंट ने कोई मेथड इन्वोक करना होगा तो पहले लुकअप करेगा, वो देखेगा कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट का मेथड इन्वोक करना है, वो उसी ऑब्जेक्ट का मेथड इन्वोक कर लेगा। इस प्रोसेस को हम लुकअप कहेंगे। क्लाइंट ने लुकअप करना है, सर्वर ने उन ऑब्जेक्ट्स का डाटा रजिस्ट्री के अंदर ऐड करना, जब भी हाँ बाइंड करना है, इसी को हम यहाँ पे बाइंडिंग का वर्ड जो है वो हमने यूज किया, बाइंड। सर्वर जो है वो बाइंड करेगा हर ऑब्जेक्ट को एक नेम के साथ, और उसका जो नेम होगा वो ग्लोबल नेम होगा, ग्लोबल मतलब उसको कहीं और से भी एक्सेस किया जा सकता होगा, वो ग्लोबल नेम होगा। तो ये इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर है। थोड़ी सी डिटेल जो है वो यहाँ पे थ्योरेटिकली मेंशन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास वही चीज ही है, वही थोड़ा सा स्ट्रक्चर है डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे दो तीन चीजों के मुतालिक आपको बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री क्या होती है, स्टब क्या है और स्केलेटन क्या है। तो रजिस्ट्री क्या है, एडवर्टाइजेस अवेलेबल क्लासेस डिफॉल्ट TCP/IP पोर्ट। रजिस्ट्री की जो पोर्ट है ये आप ध्यान में रखें, अब जहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे तो 1099 पोर्ट को हम यूज करेंगे, क्योंकि नेटवर्क पे हमने काम करना है। सर्वर आपका, आपने नेटवर्क के थ्रू सर्वर को एक्सेस करना है, तो उसकी पोर्ट जो है 1099 हम यूज करेंगे। लिसन्स ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल RMI सर्वर्स। रजिस्ट्री जो है वो जब कोई क्लाइंट लुकअप करने लगता है तो रजिस्ट्री जो है वो उसको लिसन कर रही होती है कि क्लाइंट कौन से ऑब्जेक्ट को लुकअप करने लगा है, कौन से ऑब्जेक्ट को क्लाइंट जो है वो देखना चाह रहा है या उसके मेथड को इन्वोक करना चाह रहा है। तो रजिस्ट्री ने ऑन द बिहाफ ऑफ सर्वर उसने ये काम करना है। स्टब क्या है, a local proxy object for the remote object implements the same interface as the remote object। बेसिकली यहाँ पर हम एक इंटरफेस को यूज करेंगे, इंटरफेस हम एक बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी इंटरफेस के मुतालिक थोड़ी सी बात की हुई है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को हमने डिस्कस किया था जब हम बीन्स को डिस्कस कर रहे थे, सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो यहाँ पर हमें एक अपना एक इंटरफेस बनाना होगा, और सर्वर और क्लाइंट दोनों उसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों उस इंटरफेस को जो है वो यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट्स द सेम इंटरफेस एज अ रिमोट ऑब्जेक्ट। रिमोट ऑब्जेक्ट ने जिस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, हमारा स्टब भी उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। कॉल्स द रिमोट ऑब्जेक्ट, passes the parameters and provides the return value objects और एक्सेप्शन। आप स्टब को यूज करते हुए आप मेथड्स को इन्वोक करेंगे, कॉल करेंगे, और जो मेथड से कोई रिजल्ट वगैरह जो रिटर्न होगा, वैल्यूज रिटर्न होगी, वो भी स्टब के पास आएगी और आगे आप फर्दर उसको यूज कर सकते हैं। स्केलेटन क्या है, रिमोट काउंटर पार्ट ऑफ द स्टब, काउंटर पार्ट है। स्टब ने स्केलेटन को यूज करना है और ये आपके सर्वर के ऊपर रिजाइड कर रहा होगा। स्टेप्स है जी, कुछ इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। स्टब एंड स्केलेटन को आप जो है वो आप बनाएंगे। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप RMIC कमांड मेथड को, कमांड को जो है वो आप यूज करेंगे अगर आप कमांड लाइन पर काम कर रहे हैं डॉस वगैरह के ऊपर। अदरवाइज हम जैसे नेटबीन्स यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें इस कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्री स्टार्ट करनी है, सर्वर को क्रिएट करना है, स्टार्ट करना है, उसके बाद क्लाइंट को क्रिएट करना है और स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे।
ये रजिस्ट्री के मुतालिक वही बात आपको बताई जा रही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। A question arises that when a client will call a method, then which object's method will initiate? कि आप सर्वर के ऊपर तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े सर्वर पर, क्लाइंट एक मेथड को इन्वोक करना चाह रहा है। अब क्लाइंट जब मेथड को इन्वोक करना चाह रहा है तो वो किस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल होगा? तो बेसिकली रजिस्ट्री के अंदर उस ऑब्जेक्ट की एंट्री होगी। The answer is that each object on a server has a global name. Mapping of this global name with the real object. अब आप उसको मैप करेंगे, यानी कि जो रजिस्ट्री के अंदर बेसिकली एक मैपिंग परफॉर्म होती है, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट का एक ग्लोबल नेम रख दिया जाता है, उसको मैप कहते हैं कि आपने इस ऑब्जेक्ट को इस नेम के साथ मैप कर दिया। अब जब कभी आपको उस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आप वो वाला नेम यूज करेंगे। तो ये रजिस्ट्री के अंदर ये वाली एंट्रीज जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। इसको प्रैक्टिकली जी इंप्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम नेटबीन्स में आ रहे हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक जावा एप्लीकेशन हमने बनानी है। नेक्स्ट करें, इसका नाम मैं रख रहा हूँ RMI। उसका नाम RMI ट्राई डेमो। अच्छा, ये RMI ट्राई डेमो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। इसके अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें जी। यहाँ पे एक फोल्डर भी बना पड़ा है, डिफॉल्ट फोल्डर नहीं है, RMI डेमो का एक फोल्डर है। सॉरी, RMI डेमो नहीं था हमारा, था RMI ट्राई डेमो, ये बनाया है। ठीक है, ये तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। खैर चलो, कोड में हम आते हैं तो तब आपको ये जो है शो होना शुरू हो जाएगा। मैं इस फोल्डर पर आ रहा हूँ और इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके मैं एक यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस बना रहा हूँ। जावा इंटरफेस क्लास नहीं बना रहे हम, सबसे पहले एक इंटरफेस बना रहे हैं। इसका नाम मैं रख रहा हूँ RMI इंटरफेस। ये हमारे पास एक इंटरफेस आ गया। आपने इस इंटरफेस को यूज करना है और इंटरफेस के अंदर आप लोगों को पता ही है कि जितने भी मेथड्स होते हैं वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट और पब्लिक भी होते हैं। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ना पब्लिक लिखने की ज़रूरत और ना आपको उसके साथ कोई एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड लगाने की ज़रूरत। आपने जस्ट मेथड्स की डिक्लेरेशन करनी होती है। वो मेथड की डिक्लेरेशन जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ, उसकी रिटर्न टाइप हम रख रहे हैं स्ट्रिंग और मेथड का नाम रख रहे हैं हम ग्रीटिंग्स, और सपोज उसको हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं एस, और हमने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के इस मेथड की डिक्लेरेशन कर दी है। ये तो हमारा एक सिंपल इंटरफेस है। हमने सिंपल इंटरफेस नहीं बनाना। अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये इंटरफेस जो है इसको सर्वर भी इंप्लीमेंट करेगा, इसको क्लाइंट भी इंप्लीमेंट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्लाइंट भी इंप्लीमेंट करे तो इस जो इंटरफेस को आपको एक्सटेंड कराना होगा। एक आपके पास एक क्लास होती है रिमोट की, उसके साथ रिमोट क्लास के साथ आपको इसको एक्सटेंड कराना होगा रिमोट। इसका पैकेज हम ऊपर रिपोर्ट करा लेते हैं, import java.rmi.remote। ठीक है, हमने इसको रिमोट की क्लास के साथ इस इंटरफेस को एक्सटेंड कराया। क्यों कराया, रीजन मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि इस इंटरफेस को क्लाइंट ने भी इंप्लीमेंट करना है, सर्वर ने भी करना है, क्लाइंट ने भी करना है। क्लाइंट उस वक्त करेगा जब ये कोई रिमोट ऑब्जेक्ट होगा, रिमोट होगा तो ये क्लाइंट तक एक्सेसिबल होगा। तो हमने इसलिए इसको रिमोट के साथ हमने इसको एक्सटेंड किया। और ये जो हमारे पास मेथड है, यहाँ पर हम एक थ्रोस, ये मेथड जो है वो हमारा एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्रोस एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रो कीवर्ड ये हमने जो है पहले पढ़े हुए हैं।
थ्रोस का मतलब ये होता है कि जस्ट हम ये बता रहे हैं जो मेथड इसको कॉल करे वो जरा केयरफुल रहे कि जो मेथड इसको कॉल करे वो इस एक्सेप्शन को खुद हैंडल करे, यानी कि जो कॉलिंग है, कॉलिंग इंटरफेस, उसको हम बता रहे हैं कि ये वाला मेथड जिसे आप कॉल करने लगे ना, ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, उसको खुद हैंडल कर लेना। ये वाला मेथड उसको हैंडल नहीं कर रहा, आप उसको हैंडल कर लेना। तो थ्रोस का कीवर्ड जो है वो आप इस मकसद के लिए यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया। इसको सेव करें। हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बना लिया, बड़ा सिंपल सा इंटरफेस, जिसके अंदर जस्ट मैंने एक सिंपल सा एक ग्रीटिंग का मैसेज जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा। कोई बॉडी नहीं होगी इसकी क्योंकि इंटरफेस है, जस्ट हमें डिक्लेरेशन करनी होती है, हमने जस्ट डिक्लेरेशन की। उसके बाद दोबारा से आप आए फोल्डर के ऊपर और एक अब क्लास अब आपने बनानी है। इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ RMI क्लास, क्योंकि हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी ये क्लास जो है इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। ये हमने एक क्लास बनाई, इस क्लास में हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाने लगे। इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे? क्लास है जी हमारे पास RMI क्लास, इसको हमने इम्प्लीमेंट कराना है। इम्प्लीमेंट्स कौन सा इंटरफेस? से भी हमने इंटरफेस बनाया है RMI इंटरफेस, लेकिन अब उसमें यहां पर आपको एक एक्सेप्शन जो है वो आपको दे रहा है। वो कहता है कि जी अब क्योंकि इंटरफेस को एक क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, इसलिए इस क्लास के लिए ये लाजमी है कि वो उस इंटरफेस के मेथड की इंप्लीमेंटेशन करें, इसलिए वो आपको यहाँ पर एक एरर दे रहा है। तो हम इसको यहाँ से कहते हैं कि जी इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो खुद ही ऑटोमेटिकली स्टब यहाँ पर ऐड कर लेगा, अदरवाइज फिर ये आपको टाइप करना पड़ता, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता। तो मैं इसका ओवरराइड को भी खत्म कर रहा हूँ, ये थ्रो वाले स्टेटमेंट जो है इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ। जस्ट सिंपल सा पब्लिक स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स स्ट्रिंग s थ्रोज एक्सेप्शन, क्योंकि बेसिकली वो जो हमने मेथड बनाया था उसमें हमने कहा था थ्रोज एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो करता है जो इसको इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उसको ने इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है। आगे हम यहां से भी कह रहे हैं कि थ्रोज एक्सेप्शन जो इसको कॉल करे वो खुद ही उस एक्सेप्शन को हैंडल करे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करानी होगी। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कराता हूँ। रिटर्न मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हाय। जो नाम वहां से आ रहा है वो नाम मैं कहता हूँ कि मैं उसको प्रिंट करूँ और उसके साथ फिर मैं एक मैसेज दे दूँ फ्रॉम सर्वर। ये हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न करा रही है, यानी कि क्लाइंट साइड से एक नाम आएगा, जब वो मेथड अपना इन्वोक करेगा सर्वर का मेथड, तो क्लाइंट अपना नाम भेजेगा। क्लाइंट ने सिर्फ अपना नाम भेजा, सर्वर के ऊपर वो मेथड इन्वोक होगा और सर्वर उसको एक हाय का मैसेज जो है वो रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास एक क्लास होगी। इस क्लास ने क्या काम किया? इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। लेकिन एक क्लास, इस क्लास से हमने एक काम और भी करवाना है और वो हमने इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के साथ इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता ताकि कोड विंडो थोड़ी आपके पास बड़ी हो जाए। हमने इसको एक्सटेंड करवाया यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट से। ये हम इसलिए एक्सटेंड करवा रहे ताकि हम आगे चल के क्लाइंट और सर्वर साइड के ऊपर स्टब और स्केलेटन को यूज कर सके। ठीक है, उसके लिए आपको ये यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास को एक्सटेंड करवाना होगा। अदरवाइज वो जो हम असल काम करना चाह रहे हैं RMI वाला, वो आप नहीं कर सकेंगे। तो स्टब एंड स्केलेटन आपको बना रहे हैं, इसलिए आपको इस क्लास को एक्सटेंड कराना होगा यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट से और इसको इम्प्लीमेंट कराना होगा RMI इंटरफेस जो मैंने अभी बनाया। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम और भी करना है, क्योंकि अब ये क्लास जो है इसको तो इसने तो कोई एक्सेप्शन जो है वो जनरेट नहीं करनी, लेकिन जो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट है ये क्लास एक एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर सकती है। अब हमें उसको हैंडल करना होगा। उसको हैंडल करने का काम बड़ा सिंपल सा है कि जी मैं यहाँ पर एक RMI क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर, उसका नाम मैंने रखा RMI क्लास।
RMI क्लास, और यहां पर आप इसके सुपर को कॉल कर लें, सुपर, और इधर भी आप एक्सेप्शन थ्रो करा लेंगे। अब देखिए, अब आपकी जो एरर्स आ रही थी वो अब आपकी रिमूव होगी, खत्म होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझ लो कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा RMI का, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका कंस्ट्रक्टर अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? ये वाली। इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और ये वाला कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन थ्रो का मैसेज कर रहा है। जब इसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। हमने उसको कह दिया कि भाई तुम हैंडल करना। ठीक है जी, बात क्लियर होगी? एक दफा फिर से सुन ले। जब RMI क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, RMI क्लास कंस्ट्रक्टर। जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो ये अपनी पेरेंट के क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। इसकी पेरेंट क्लास कौन सी थी? यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। और ये थ्रो करवा रहा है एक्सेप्शन, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर अपनी पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर को कह रहा है कि जी ये एक्सेप्शन जो है ये हैंडल कर लो। तो इस तरह से इनडायरेक्टली यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन को हैंडल करेगा अगर कोई एक्सेप्शन अगर होगी। इस क्लास के ऑब्जेक्ट ने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना, उसने आगे उसको डेलीगेट कर दिया अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। उसने कह दो कि इंस्ट्रक्शन दे दी, उसको कह दिया कि भाई तुम हैंडल करना इस एक्सेप्शन। ठीक है जी, इंटरफेस हो गया, क्लास होगी जिस क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। छोटा छोटा सा कोड है, ज्यादा लेंथी कोड नहीं है। अब हमने बनाना है एक सर्वर, और उसके बाद फिर हमने बनाना है एक क्लाइंट। ठीक है जी, अब हम सर्वर बनाते, प्रोजेक्ट्स में आते, उसी फोल्डर पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, जावा क्लास। इसका नाम मैं रख रहा हूँ RMI सर्वर। RMI सर्वर जो है वो हमारा अलग से वर्क करेगा, इसलिए इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक ट्राई कैच ब्लॉक भी इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है सर, अगर कोई मेथड में हम क्लोज लिखते हैं जी जी, तब उसका जो कॉल करने वाला है उसको लाजमी ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। उसको ट्राई कैच, हाँ वो ट्राई कैच लगाएगा, या वो थ्रोस कर दे। अगर वो ट्राई कैच लगा के उसे हैंडल नहीं करता तो वो थ्रोस कर दे कि भाई मेरे पास जो एक्सेप्शन आएगी वो आगे मैं JVM को ट्रांसफर कर दूं, वो JVM उसको फिर हैंडल करेगा। ठीक है, एक काम ही हाँ बिल्कुल, किसी ना किसी ने उस एक्सेप्शन को हैंडल तो करना है। अगर आपके मेथड उसको एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करे तो फिर JVM के पास एक्सेप्शन चली जाएगी। अगर आप थ्रोस लिखेंगे ना तो इसका मतलब आप JVM को कह रहे हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना, अदरवाइज आप उसको खुद हैंडल करेंगे। खुद हैंडल करना है तो फिर ट्राई कैच ब्लॉक आप लगाएंगे। ठीक है, हम जब नॉर्मल करते हैं ना ऑप्शन होता है इनके ऐसे एक्सेप्शन नहीं आती, हमने ट्राई भी नहीं किया। हाँ तो हमारे पास ऑप्शन होता है, फिर ये लाजमी हो जाएगा यार ठीक है ये क्लोज कर। हाँ बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। अच्छा, अब ट्राई कैच ब्लॉक में हमने क्या करना, काम करना है। यहाँ पर 3 से 4 लाइन का कोड है, बस कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है सर्वर के अंदर। सबसे पहले तो हमने ये जो क्लास बनाई थी ना, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद आपने रजिस्ट्री के अंदर उस ऑब्जेक्ट की एंट्री कर देनी है। ठीक है ना, क्योंकि सर्वर जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको रजिस्ट्री के अंदर एंटर करेगा, उसका एक ग्लोबल नेम रख देगा, उस नेम के साथ उस ऑब्जेक्ट को मैप कर देगा। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने बनाना है RMI क्लास का। RMI क्लास फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख रहा हूं RMI इक्वल्स टू न्यू RMI क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सर्वर पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सर्वर पर। अब सर्वर एक रजिस्ट्री के अंदर इसकी एंट्री करेगा। सबसे पहले हमें रजिस्ट्री बनानी होगी, वो हमें एक रजिस्ट्री बनानी होगी। रजिस्ट्री, ये आपके पास एक इंटरफेस अवेलेबल है रजिस्ट्री का, उसका नाम मैं रख रहा हूं REG इक्वल्स टू जावा डॉट RMI का पैकेज डॉट रजिस्ट्री पैकेज डॉट लोकेट रजिस्ट्री की क्लास डॉट क्रिएट रजिस्ट्री का मेथड।
1099 जो पोर्ट नंबर था वो आपने दे देना। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट। java.rmi पैकेज है, उसके अंदर एक और पैकेज पड़ा हुआ है रजिस्ट्री के नाम का, उसके अंदर एक क्लास है लोकेट रजिस्ट्री की, और उसके अंदर एक मेथड है क्रिएट रजिस्ट्री का, क्योंकि आपने एक नई रजिस्ट्री बनानी है, उसके अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, तो हमने एक रजिस्ट्री बनाई। पोर्ट क्योंकि अभी हमने बात की थी पीछे इधर स्लाइड के ऊपर भी हमने बात की थी कि पोर्ट्स जो है वो आपको मेंशन करनी पड़ती है एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर, ये हमारे पास ये वर्क कर रहा होता है। रजिस्ट्री जो है TCP/IP पोर्ट है हमारे पास 1099, जैसे कि आप लोगों ने जब हमने काम किया था डेटाबेस के ऊपर, वहां पे भी हमने एक पोर्ट यूज की थी 3306, और कहा था कि MySQL बाय डिफॉल्ट 3306 पोर्ट को जो है वो एक्सेस कर रहा होता है। तो RMI जो है उसकी रजिस्ट्री और IMI की जो कॉल है, सॉरी RMI की जो कॉल है वो बेसिकली इस पोर्ट के ऊपर जो है वो वर्क करेगी। तो आपने यहाँ पे पोर्ट जो है ये मेंशन करना, डिफॉल्ट पोर्ट इसकी यही है। रजिस्ट्री क्रिएट हो गई, अब हमें क्या करना है, इस रजिस्ट्री के अंदर उस ऑब्जेक्ट की एंट्री कर देनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे reg डॉट, अभी हमने वहां पे बाइंड की बात की थी, तो यहाँ पर आप एक मेथड यूज करेंगे रीबाइंड का। रीबाइंड कि भाई इसका नाम क्या रखना है, नाम स्ट्रिंग में बताएंगे। मैं उसका नाम रख रहा हूँ RMIO ऑब्जेक्ट, RMI ऑब्जेक्ट, मैंने कोई भी नाम आप उसका रख सकते हैं यहाँ पर, और आगे आपने उस ऑब्जेक्ट का नाम रख देना है कि भाई आप इस नेम के साथ किस ऑब्जेक्ट को मैप कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया ये वाला RMI, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं ये बता रहा हूं कि भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट है RMI ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है, उसको ग्लोबली इस नाम के साथ एक्सेस किया जाएगा RMI ऑब्जेक्ट के नाम से ग्लोबली। सेम भी रख सकते हैं आप, सेम भी रख सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट ने जब कॉल करना है ना, क्लाइंट ये नाम यूज करेगा, ये वाला नाम, उसके पीछे ये वाला ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा। तो क्लाइंट किस नाम को यूज करेगा वो नेम यहाँ पर आप उसके रीबाइंड मेथड के अंदर जो है वो आपने मेंशन करना, ठीक। और उसके बाद आप यहाँ पे चाहें अगर तो अपने आसानी के लिए, ताकि आपको वर्किंग होती हुई नजर भी आए, क्योंकि सारा काम आपका पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है, आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल रही होगी, तो यहाँ पर आप system.out के ऊपर जाकर आप उसको एक मैसेज दे सकते हैं कि जी सर्वर स्टार्टेड, आप इसको एक मैसेज दें। एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हम यहाँ पर आते हैं और system.out के अंदर जाके हम यहाँ पर ई को प्रिंट करा देते हैं। बस ये हमारा सर्वर रेडी हो गया, ठीक है। सिर्फ असल देखा जाए तो सिर्फ 3 लाइंस ही है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रजिस्ट्री बनाई है, उसको बाइंड किया, बस। हर दफा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर दफा रजिस्ट्री में एंट्री करेंगे? जी बिल्कुल, हर दफा रजिस्ट्री के अंदर एंट्री तो फिर होगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अलग बाइंडिंग होगी। सर अगर 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इकट्ठे, जी जी, उसके बाद हम एक ही बाइंड में वन हो सकते हैं, सबको करना नहीं आपको अलग अलग रीबाइंड लगाना, मतलब उसमें फिर फॉर्म बाद ही करना चाहिए। हाँ क्या बोलना है? ठीक। सर्वर बन गया हमारा, बस आप क्लाइंट बना देते हैं। प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं, यहाँ पर एक मैं नई क्लास बना रहा हूँ, उस क्लास का नाम है RMI क्लाइंट। अब क्योंकि इस क्लाइंट ने भी अलग से रन होना है, अलग मशीन के ऊपर रन हो रहा होगा, इसके अंदर भी आपको मेन मेथड चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर भी आप एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या काम करना चाहिए आपने, अब आपने एक तो सबसे पहले वो जो इंटरफेस बनाया था ना, जिस इंटरफेस को आपने रिमोट रखा था, अब आपने इस इंटरफेस को यूज करना। इस इंटरफेस का नाम हमने रखा था RMI इंटरफेस। इस इंटरफेस का यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, RMI इंटरफेस, RMI I इंटरफेस के लिए मैंने I लगा दिया, RMI I, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में आपने वो जो ऑब्जेक्ट ग्लोबली आपने क्रिएट किया था, उसका नाम भी आपने रखा था RMI ऑब्जेक्ट, उसको आपने एक्सेस करवाना है। अब वो आप एक्सेस कैसे करेंगे,
फिलहाल चलो स्लाइड को मैं खत्म कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, हाँ जी, हमें यहाँ से लुकअप करना होगा, नेमिंग डॉट लुकअप, क्लास है नेमिंग की और लुकअप उसका एक मेथड है। यानी कि अब क्लाइंट बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को लुकअप कर रहा है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम में भी आपको दिखाया था, ये जो हमारे पास डायग्राम था इसके अंदर हमने बात की थी, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमने ये कहा था कि रजिस्ट्री के अंदर एंट्री करेगा क्लाइंट, बाइंड करेगा, सॉरी सर्वर बाइंड करेगा, और क्लाइंट क्या काम करेगा, क्लाइंट लुकअप कर रहा है उस रजिस्ट्री के अंदर, देख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि क्लाइंट का कोड कर रहे हैं इसलिए क्लाइंट पे जाके हम क्या करवा रहे हैं, हम लुकअप करने लगे जी, लुकअप। तो यही कोड अब हम यहाँ पे लिखने लगे। हमने यहाँ पे लिखा नेमी की एक क्लास है, डॉट लुकअप मेथड है। कौन से ऑब्जेक्ट को लुकअप करना है जी, वो अब आप बता देंगे जी। मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा था, RMI OBJ, सर्वर के ऊपर RMI OBJ, इसको जी लुकअप करना। जब इस ऑब्जेक्ट को वो लुकअप करेगा तो वो बदले में एक ऑब्जेक्ट उठा के दे देगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है भाई। हाँ हाँ, वो तो डालेंगे, वही बात मैं आपको समझाने लगा। देखो नेमिंग डॉट लुकअप, ये देखो ये लुकअप का जब आप ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो ये आगे क्या आपको रिटर्न कर रहा है, एक रिमोट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, रिमोट ऑब्जेक्ट, रिमोट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। रिटर्न्स अ रेफरेंस, इसको आप स्टब कह रहे हैं, फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट, एक स्टब रिटर्न हो रहा है आपके पास, स्टब आ जाएगा। लेकिन ये जो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वो होगा उस रिमोट क्लास का। अब उसका रेफरेंस आपने कहीं पे स्टोर करा है, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो आप क्लास का नाम लिखते, बाय क्लास, एक आपने वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू न्यू बाय क्लास। अब वहां से जो रेफरेंस आ रहा होता है उस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे जो रेफरेंस आ रहा है इसको आप कहां पर स्टोर करेंगे, क्या मैं यहां पर वो क्लास को ना यूज करूं, क्लास, लेकिन वो क्लास तो यहां पर है ही नहीं, क्लास तो बनी हुई सर्वर के ऊपर है। ऐसे ही है ना, मैं इसका नाम सही कर रहा हूं, RMI OBJ, जो मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा था, क्लास बनी हुई है सर्वर के ऊपर। उस क्लास को यहां पर आप यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, वो हमने एक इंटरफेस बनाया था, वो रिमोट था, उस इंटरफेस को यहां पर यूज किया जा सकता है, इसलिए मैं यहां पर एक इंटरफेस जो मैंने बनाया था उसको मैं यूज करूंगा। उसका नाम था RMI इंटरफेस, उसका एक वेरिएबल ले रहा हूं RMI इक्वल्स टू, आगे आप उसे कॉल कर ले। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि यहां से आपको क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जबकि यहां पर आपके पास इंटरफेस है। अब आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट कर लेंगे उस इंटरफेस में, बस। यानी कि अब क्लाइंट कह रहा है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को लुकअप करो सर्वर के ऊपर जाकर, और वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो उसको इस इंटरफेस में टाइप कास्ट करके उसका रेफरेंस इसके अंदर स्टोर करा दो। अब हमारे पास, क्योंकि क्लाइंट के पास क्लास नहीं थी, क्लाइंट मशीन के ऊपर क्लास नहीं थी, क्लास थी सर्वर मशीन के ऊपर, क्लाइंट यहां पर ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिख सकता था, नहीं लिख सकता था, क्या बोला, RMI क्लास RMI C इक्वल्स टू न्यू RMI क्लास। अभी तो क्योंकि हम एक ही मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको ऐसा कोई एरर नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो सर्वर किसी और मशीन के ऊपर होगा, इस मशीन के ऊपर सर्वर ने होना ही नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट आप तब लॉजिकली आप यहाँ पे लिख ही नहीं सकेंगे, तो आपको ऐसा एक्सेप्शन देगा। अब आपने ये जो RMI का ये जो इंटरफेस एक बनाया है, इसका अब आप एक मेथड कॉल कर सकते हैं ग्रीटिंग्स का। अब ये मेथड यहाँ पर एक्सेसिबल हो गया और यहाँ पे मैं उसको नाम पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल
शादाब। ये हमने स्ट्रिंग पास की, वो जो हमने मेथड बनाया था क्लास के अंदर, उस ये स्ट्रिंग उसको मिल जाएगी। यहाँ से एक मैसेज रिटर्न होगा हाय, और साथ नाम आ जाएगा, और फ्रॉम सर्वर ये रिटर्न हो जाएगा हमारे क्लाइंट में, और क्यों ना हम इसको फिर आगे जाके सिस्टम डॉट आउट के ऊपर प्रिंट करा दें, ताकि वो जो भी मैसेज एक प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वो डायरेक्ट कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाए। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करना चाह रहे तो यहाँ पर आप एस आउट पे जाके ई को आप डिस्प्ले करा दें। बस ये हमारा RMI का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको अपने टेस्ट करते हैं जी, चेक करके देखते हैं कि क्या वर्किंग सही हो रही है या कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। अब आपने सबसे पहले जाके RMI सर्वर को रन करना है। प्रोजेक्ट में आए, RMI सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको आप रन कर दें। जब रन करेंगे तो यहाँ पर सर्वर स्टार्टेड का मैसेज मिलना चाहिए, अगर कोई इशू नहीं होता, अदरवाइज इशू होगा तो वो आपको दे देगा। यहाँ पे देखो सर्वर स्टार्टेड लिखा आ गया। अब ये रनिंग मोड में आ गया जी, इधर नीचे अगर आप देखो तो ये रनिंग, ये रन हो रहा है सर्वर। अब जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे उस तक सर्वर रन हो रहा है हमारा। अब आपने क्या काम करना है, प्रोजेक्ट्स में आना है और अब आपने क्लाइंट को रन करना है। रन फाइल RMI क्लाइंट। जैसे ही RMI क्लाइंट की फाइल रन होगी तो वो लुकअप वगैरह करेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा, एक स्ट्रिंग पास होगी, शादाब की स्ट्रिंग पास होगी, वहां से एक कंकैटिनेट करके हाई का मैसेज भी आ जाएगा और वो डिस्प्ले भी हो जाएगा। अगर यहाँ तक ये सारा काम हो जाता है तो इट मीन्स कि हमने RMI कर ली और हमने एक रिमोट मेथड को भी हमने कॉल कर लिया। तो देखिए हम इसको रन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया जी, हाय शादाब फ्रॉम सर्वर। क्लाइंट से हमने वो नेम भी पास किया, साथ मेथड भी इन्वोक किया और वो सर्वर तक किया, और सर्वर से फिर एक जवाब में एक रिस्पॉन्स आया जो क्लाइंट ने उसको हैंडल किया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमने RMI को इम्प्लीमेंट किया। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सर्वर को क्लोज करने का तरीका देख ले, सर्वर यहाँ पे स्टार्टेड है, तो यहाँ पे एक रेड कलर का एक बटन आया स्टॉप का, इसको आप स्टॉप करेंगे। अगर आपने इसको स्टॉप ना किया तो पोर्ट आपकी बिजी रहेगी, तो स्टॉप करेंगे तो आपकी पोर्ट जो है फ्री हो जाएगी। अब देखें रनिंग पोर्ट से वो निकल आया, तो अब आगे कोई और एप्लीकेशन अगर आप चलाना चाहेंगे जिसके अंदर वो वाली पोर्ट चूज हो रही है तो फिर आपको इशू नहीं आएगा। अदरवाइज वो आप कह देगा जी पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज या पोर्ट इज ऑलरेडी ओपन। ठीक है जी, तो इस तरह से आप एक काम कर सकते हैं। अब आप सर्वर पर जिस तरह का चाहे आप मेथड बना लें। अच्छा सर, लुकअप जो है बेसिकली ना आइडिया तो ये मिलता है कि पहले वो देखिए जितने भी हमारे वो बने हुए हैं मेथड्स ग्लोबल हैं सर्वर पे, उनकी लिस्ट आनी चाहिए। वो आप लिस्ट भी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा इसके पास, इसके अंदर एक मेथड है, उससे आप उसकी लिस्ट भी जो है और जितने भी सर्वर के ऊपर ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट भी जो है वो आप देख सकते हैं। एक अलग से एक आपके पास एक मेथड अवेलेबल है यहाँ क्योंकि पर। सर अब जैसे नहीं पता मैं हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो आप तमाम ऑब्जेक्ट्स जो सर्वर के ऊपर क्रिएटेड है, आप उनकी एक लिस्ट जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद फिर आगे आप उसका कोई मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये RMI हो गया। हाँ ये क्लाइंट ऊपर है इसमें, हाँ बिल्कुल छोटा छोटा कोड है, बिल्कुल यही तो, हाँ यही तो फायदा है। अब फिर ये हर चीज बिल्ट ही रहा, आपने जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने हिसाब से। ठीक, चले इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ।